अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो ये हमारे पास है ना, ये लास्ट बायोमॉलिक्यूल है। इससे पहले हमने 3 बायोमॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का नेम भी बायोमॉलिक्यूल्स है और इसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, देन प्रोटीन, देन लिपिड एंड देन लास्ट वन इज़ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने यहाँ डिस्कस करना है। न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में छोटे यूनिट्स से मिलकर बनते हैं और वो छोटे यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होंगे तो क्या बनेंगे? न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। और न्यूक्लियोटाइड्स खुद 3 कंपोनेंट से मिलकर बना, जिसमें पेंटोज शुगर आ जाता है, नाइट्रोजिनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप्स आ जाती हैं। यानी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस और ये फॉस्फेट ग्रुप आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। और जब ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हमने बात की कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक इसमें होती है पेंटोज शुगर, यानी ये राइबोस भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोस भी हो सकती है। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और यहाँ पे 5वीं होगी। इसके बाद फिर हमने दूसरी बात की थी कि यहाँ पे मौजूद होता है फॉस्फेट ग्रुप। यानी पहले जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है। फॉस्फेट शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर, जो पेंटोज जो है 5 कार्बन वाली शुगर है, जो राइबोस भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोस भी हो सकती है। फिर उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, PO4। उसके बाद एक हमारे पास आता है, यहाँ पे आता है नाइट्रोजीनस बेसिस। एक यहाँ पे आती है नाइट्रोजीनस बेसिस। ये नाइट्रोजीनस बेसिस की अगर हम फार्मूला बनाएं या स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारे पास नाइट्रोजीनस बेसिस होगी। यहाँ पे ये नाइट्रोजीनस बेसिस हमारे पास मौजूद है। ये डबल बॉन्ड है, ये भी क्या है? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ये नाइट्रोजीनस बेसिस मौजूद है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजीनस बेस है। ये 3 चीज़ें आपस में जब मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप बनता है। हमने ये जनरल फार्मूला है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का। या न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर हो जाती है, एक यहाँ पे आ जाता है हमारे पास आता है नाइट्रोजीनस बेस आ जाती है। इसके अलावा एक फॉस्फेट शुगर और एक हमारे पास पेंटोज शुगर। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो इसके मिलने से हमारे पास क्या बनता है? इसके मिलने से हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। फिर ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। फिर हम अगर इसकी टाइप्स की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स की, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है DNA और एक हमारे पास है RNA। अच्छा, DNA और RNA। अब जो हमने पेंटोज शुगर की बात की तो अब चेंज होगी। जो DNA होती है उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर मौजूद होती है और RNA में जो है वो मौजूद होती है राइबोस शुगर। ये दोनों हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये न्यूक्लिक एसिड जो हैं आपस में अटैच होते हैं। ढेर सारे कंपोनेंट्स आपस में अटैच होंगे और अटैच होने के बाद ये DNA का स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर हमारे पास जो है वो RNA का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हम डिस्कस करें DNA के बारे में कि DNA होता क्या है? DNA जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना हुआ है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लियोटाइड्स में, इसमें भी मतलब 3 चीज़ें होंगी ना। DNA में भी यही चीज़ थी क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। इसमें भी राइबोस शुगर होगी और इसके अलावा यानी पेंटोज में से राइबोस शुगर होगी, नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। और इसमें जो है ना इन न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोस होती है। नाइट्रोजीनस बेसिस मौजूद होती है। नाइट्रोजीनस बेसिस 4 होती हैं। हमने वहाँ बात की है ना कि नाइट्रोजीनस बेसिस और फॉस्फेट शुगर होता है। यानी नाइट्रोजीनस जनरल फार्मूला था। नाइट्रोजीनस बेसिस 4 टाइप्स की मौजूद होती हैं DNA में: एडेनिन, थायामीन, गवानीन और साइटोसिन। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये गवानीन है, GUANINE, गवानीन और साइटोसिन। ये 4 जो है नाइट्रोजीनस बेसिस मौजूद होती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 1935 में जो यूएस के बायोलॉजिस्ट है जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये फ्रांसिस क्रिक है, CRICK, फ्रांसिस क्रिक जो था, इसने जो है प्रपोज किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है किस चीज़ का? DNA का। डबल हेलिक्स का मतलब है कि ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपस में ज्वाइन हुए हुए होते हैं। डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, वो स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल हो जाते हैं। कॉइल होने के बाद जो है नाइट्रोजीनस बेसिस जो है एक स्ट्रैंड की वो बॉन्ड बनाती है दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजीनस बेसिस के साथ। अगर मैं कहूँ ये 2 स्ट्रैंड हैं,
ये 2 स्ट्रैंड जो हैं ये आपस में इस तरह कॉइल हुए हुए होते हैं और इनके दरमियान जो यहाँ नाइट्रोजिनस बेस होती है वो इस नाइट्रोजिनस बेस के साथ, अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ कोई और यानी थायमीन मौजूद होगी, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। यानी एक स्ट्रैंड की जो नाइट्रोजिनस बेस है वो दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजिनस बेस के साथ क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, तभी ये कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं। और इसमें 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, हमने बात की थी कि इसमें पेंटोज शुगर जिसमें राइबोज आ जाएगी, इसके अलावा यहाँ पे होगी जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस और साथ इसके फॉस्फेट ग्रुप होगा। मतलब ये जो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है ना, इस स्ट्रैंड के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक चीज़ होगी जो है पेंटोज शुगर और एक होती फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ दरमियान में आपके पास नाइट्रोजिनस बेसिस मौजूद होंगी, इस स्ट्रैंड की भी और इस दोनों स्ट्रैंड्स की। लेकिन बैकबोन किससे मिलके बनी होगी दोनों स्ट्रैंड की, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। और सेंटर में हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस होंगी, एक स्ट्रैंड की भी दूसरे स्ट्रैंड की भी, 2 आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए क्या होंगी, अटैच होंगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, ये 2 स्ट्रैंड से मिलके बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स की जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में कॉइल हो जाते हैं। जो नाइट्रोजिनस बेस होती है एक स्ट्रैंड की, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है नाइट्रोजिनस बेसिस से दूसरे स्ट्रैंड की। उसके बाद जो पेयरिंग होती है नाइट्रोजिनस बेसिस की वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। कैसे स्पेसिफिक होती है, यानी यहाँ पे एक स्ट्रैंड मौजूद है, एक स्ट्रैंड यहाँ मौजूद है और एक स्ट्रैंड यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे एडेनिन होगी तो यहाँ पे हमेशा सामने थायामीन होगा, क्योंकि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है थायामीन के साथ और गवानीन हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। गवानीन हमेशा बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ और एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा थायामीन के साथ। ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, गवानीन थायामीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। पेयरिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है जो है। अगर ये जो है अपने स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के साथ या स्पेसिफिक जो है नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ बॉन्ड नहीं होगा तो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर भी नॉर्मल नहीं होता। तो पेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं एडेनिन और थायामीन के दरमियान। यानी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जहाँ आपकी एडेनिन और थायामीन है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। और अगर हम बात करें गवानीन और साइटोसिन की, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है डीएनए, लास्ट पॉइंट है इस डीएनए का कि इसके हम फंक्शन की बात करें तो डीएनए हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन रखता है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन यानी विरासती इन्फॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, और ये इन्फॉर्मेशन भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में ही होती है। हमने क्योंकि बात की है हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में अरेंज है। अब कुछ जो हैं लोग उनमें मतलब जैसे कब मैंने अब सीक्वेंस बनाया कि एडेनिन थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन गवानीन के साथ, तो हो सकता है नीचे जो है पहले गवानीन आए, फिर थायामीन आए, फिर साइटोसिन आए। तो जिस तरह ये अरेंजमेंट होगी न्यूक्लियोटाइड की, उसी फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। और ये जो सीक्वेंस होता है यही डिटरमाइन करता है कि किस तरह की अमाइनो एसिड आपस में अटैच होगी, किस तरह प्रोटीन बनेगी। क्योंकि हमारी बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो प्रोटीन परफॉर्म करती है, यानी फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस से बनता है। और प्रोटीन किससे खुद बनती है, प्रोटीन उस सीक्वेंस से बनती है न्यूक्लियोटाइड के जो डीएनए के अंदर होता है। तो डीएनए ने जो सीक्वेंस भेजना है प्रोटीन की सिंथेसिस उसी मुताबिक होगी। तो मतलब इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है और फंक्शन प्रोटीन परफॉर्म कर रहा है। जो सेगमेंट है डीएनए का जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोटाइड्स, जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, वो पार्ट डीएनए का जिसके अंदर वो सारा सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जिसने प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, उसको जीन बोलते हैं। यानी जीन वो छोटा सा यूनिट होता है डीएनए का जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सिंपल हम कहें पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन का वो डीएनए का वो पार्ट जिसके अंदर सारे सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के जिसने फंक्शन परफॉर्म करना है, प्रोटीन की सिंथेसाइज करवानी है, उसको हम जीन बोलते हैं। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके दौरान जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो है वो पास आउट होता है, क्योंकि ये जो डीएनए है वो एक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो यही हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ये हमारे पास डीएनए का फंक्शन था। तो हमने अभी न्यूक्लिक एसिड जो है ना इसकी 2 टाइप्स हैं, एक डीएनए और आरएनए। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो सिर्फ डीएनए के बारे में किया, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में।